हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, मैं छोटी छोटी वीडियो में डालूंगी ये। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अलीपुर षड्यंत्र केस से। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। 19 अगस्त 1908 को 23 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हई लाल दत्त ने गोली मार दी। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी गई। बारेंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन काला पानी की सजा मिली। बाकी लोगों को 10 वर्ष से 7 वर्ष एवं 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए। तब इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम ओरेविले स्थापित कर लिया। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचनाएं की थी, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया। इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। जैक्सन की विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। जो ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने उसे गोली मार दी। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हरे को कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गई। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 30 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा, जो कि अंग्रेजी में था, और दैनिक पत्र केसरी, जो कि मराठी में था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, ये एक दूसरे मतलब घुमा देता है दोनों क्वेश्चनों को। साप्ताहिक पत्र को तो मराठी लिख देते हैं और दैनिक पत्र को अंग्रेजी में लिख देते हैं। तो अब कथन और अभिकथन में क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादातर गलत हो जाता है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि जो साप्ताहिक पत्र था वो मराठा अंग्रेजी में था और जो दैनिक पत्र केसरी था वो मराठी में था। नाम के 2 पत्रों द्वारा नवजागरण प्रारंभ किया गया था। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था, तो ये तिलक ने किया था 1893 ईस्वी में गणपति का और 1895 में शिवाजी उत्सव। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई और 1908 से 1914 तक वर्मा के माडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। तिलक को सजा सुनाने वाले जज को नाम दावर था। जिन्होंने तिलक को सजा सुनाई थी, जो उनका नाम था वो दावर था। वैलेंटाइन रोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया। प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रेड एवं अयर्स की हत्या कर दी। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। अविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल ने निकाला। तो न्यू इंडिया नामक और वंदे मातरम ये विपिन चंद्र पाल ने निकाला था। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ में था। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना
और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की थी। इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। यह विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पहली घटना है। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल डींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल डींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। फर्स्ट है, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1 अप्रैल 1912 को 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति फेंका। इसके गिरफ्तार किए गए। वायसरॉय पर लॉर्ड हार्डिंग ने बम फेंका, जिसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में है जो कि में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भकाना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक से पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कामागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। यह जलियान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। वजवज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और तिलक के विशेष प्रयास से 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जोसेफ बाप्तिस्ता तथा सचिव NC कैलकर थे। तिलक ने अपने अखबार मराठा अंग्रेजी तथा केसरी मराठी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में अडियार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुडेल को लीग का सचिव बनाया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना तथा तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा किया था। अब ये यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों एनी बेसेंट के साप्ताहिक पत्र और दैनिक पत्र थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे।
1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के एक सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ल की जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण यानी कि बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। 3 कठिया खेती अंग्रेजी मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों यानी किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में एक था। खेती का अन्य 2 तरीके कुर्तोली और कुस्की कहलाता था। 3 कठिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्टा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जीवी कृपलानी, नरहरि पारिख, मजहरूल हक एवं एनजी रंगा थे। इन सभी के नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख था। फर्स्ट है, ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है। सेकंड है, स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। थर्ड है, विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। और फोर्थ है, प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा की सूर्य विहीन ऊषा काल कहा। तिलक ने जो मॉन्टेग्यू घोषणा थी उसको सूर्य विहीन ऊषा काल कहा। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यहीं गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की थी। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय सर चमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति था। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध से विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया।
23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में की। इसके प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। आज की वीडियो में इतना ही कंसेप्ट लेंगे, बाकी PYQs देख लेते हैं। एक साथ बहुत सारा कंसेप्ट करने से एक तो डेट्स भूल जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से फिक्स होगा दिमाग में। तो स्टार्ट करते हैं PYQs। फर्स्ट है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी पटना और डी लखनऊ। तो ऑप्शन ए सही है इसमें, कलकत्ता। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। वर्ष 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट है 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, बी है लॉर्ड लॉरेंस, सी है लॉर्ड मिंटो और डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ऑप्शन ए 1910 में, बी 1911 में, सी 1916 में और डी 1923 में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 1911 में। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ था। अतः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 एवं 1912 दोनों वर्ष दिए गए हैं, तो इस संदर्भ में दूसरा वर्ष 1912 अधिक मान्य होगा, क्योंकि 1912 इसमें दिया नहीं है, 1911 दिया है, तो इसलिए ऑप्शन 1911 सही है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? ऑप्शन है 1901, बी 1905, सी 1911 और डी 1912। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1912। नेक्स्ट है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए एनी बेसेंट ने, बी मोतीलाल नेहरू ने, सी लाला लाजपत राय ने, डी AC मजूमदार ने। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, AC मजूमदार ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन है 1913 में, बी 1915 में, सी 1914 में और डी 1916 में। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1916 में। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। नेक्स्ट है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी MA जिन्ना, सी मैडम कामा और डी फिरोजशाह मेहता। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एनी बेसेंट। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, 2 दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादियों, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ। द्वितीय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने
महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? ऑप्शन है बीजी तिलक ने, बी गोखले ने, सी एनी बेसेंट ने और डी JL नेहरू ने। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, बीजी तिलक ने। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही हैं। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बी गृह शासन आंदोलन से, सी खिलाफत आंदोलन से और डी असहयोग आंदोलन से। तो ऑप्शन बी सही है इसमें, गृह शासन आंदोलन से। एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन यानी कि होम रूल आंदोलन से संबंधित थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा ही बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था। ऑप्शन है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, बी होम रूल आंदोलन, सी पृथकतावादी आंदोलन और डी स्वराजिस्ट पार्टी आंदोलन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी SM सुब्रमण्यम अय्यर और डी है TS अलकॉट। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, TS अलकॉट। TS अलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को आरंभ किया। S सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन है CR दास, बी है एनी बेसेंट, सी S सुब्रमण्यम अय्यर और डी है बीजी तिलक। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, CR दास। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ऑप्शन ए है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, बी 1920 का मुंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, ऑप्शन सी है 1918 में होने वाली प्रथम यूपी किसान सभा और डी है 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि ऑप्शन ए इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, ऑप्शन बी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया, सी हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, डी इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन के दौरान नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी अहमदाबाद की हड़ताल, सी रोलेट सत्याग्रह और डी बारदौली सत्याग्रह। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अहमदाबाद की हड़ताल। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बम्बई में, बी चंपारण में, सी लखनऊ में और डी वाराणसी में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। नेक्स्ट है, 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए कृषक वर्ग ने, बी मध्यम वर्ग ने, सी जनता और डी मजदूर। तो ऑप्शन डी सही है, इसमें मजदूर। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे।
उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। नेक्स्ट है, चंपारण में 3 गठिया प्रथा का तात्पर्य था। ऑप्शन ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, बी 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, सी 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। ऑप्शन ए पटना, बी मधुबनी, सी गया और डी चंपारण। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, चंपारण। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। ऑप्शन ए हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, बी 7वें अवज्ञा आंदोलन हेतु, सी हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु और डी नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। ऑप्शन ए इजारेदारी से, बी जैनवीज से, सी 3 कठिया से और डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, 3 कठिया से। नेक्स्ट है, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। ऑप्शन ए किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती, बी किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती और सी है किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती। नेक्स्ट है, 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था। ऑप्शन ए गोरखपुर अफीम, बी बेगूसराय धान, सी चंपारण नील और डी बर्दवान धान। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, चंपारण नील। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। सेकंड है, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल 2। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। जबकि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, होना चाहिए था राजकुमार शुक्ला, इसलिए फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। नेक्स्ट है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी के साथ दिया। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा और डी महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। ऑप्शन ए FG स्लाई, बी DJ रीड, सी अनुग्रह नारायण और डी महात्मा गांधी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अनुग्रह नारायण। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG स्लाई थे। इसके सदस्य DG रीड, महात्मा गांधी, LC आदमी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और G रैनी, सबकी MEL टेनर सचिव थे। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। ऑप्शन ए चौरी चौरा में, बी डांडी में, सी चंपारण में और डी बारडोली में। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी
अभावों यानी कि करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए खेड़ा, बी बारदोली, सी चंपारण और डी बारोडा। तो इसमें ऑप्शन सी है चंपारण। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी राजकुमार शुक्ल ने, सी एनजी रंगा ने और डी राजेंद्र प्रसाद ने। तो ऑप्शन सी सही है, एनजी रंगा। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? फर्स्ट है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। सेकंड है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? ऑप्शन ए भूमि सुधार, बी राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, सी बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना और डी द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। इसमें ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन ए सन 1909 में, बी है 1919 में, सी है 1930 में और डी है 1942 में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 1919 में। रोलेट एक्ट का लक्ष्य था ऑप्शन ए युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन का दमन और डी प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है, रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन एक है, रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था। सेकंड है, रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तीन है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें है ऑप्शन बी सही है, एक और दो सही है और तीन गलत है। क्यों गलत है, व्याख्या देख लेते हैं। रोलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे भी इसका स्वागत हुआ। नेक्स्ट है, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड जेम्सफोर्ड और डी लॉर्ड वेवेल। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड जेम्सफोर्ड। लॉर्ड जेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसरॉय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट किस वायसरॉय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड जेम्सफोर्ड और डी लॉर्ड मिंटो। तो ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड जेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना और डी देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। व्याख्या देख लेते हैं। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद के पास हुआ विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी।
इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी रोलेट सत्याग्रह, सी चंपारण आंदोलन और डी दांडी यात्रा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, रोलेट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, बी आशुतोष मुखर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी सैयद अहमद खान। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी? ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन, बी 1910 का प्रेस एक्ट, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड और डी नमक कानून। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, बी जलियांवाला बाग जनसंहार, सी साइमन कमीशन और डी है क्रिप्स मिशन। तो इसमें बी सही है, जलियांवाला बाग जनसंहार। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो ऑप्शन सी सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नीचे दिए गए कथन एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, कारण है वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। तो ऑप्शन सी सही है, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी शंकरन नारायण और डी जमनालाल बजाज। तो ऑप्शन सी सही है, शंकरन नारायण। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मदन मोहन मालवीय, सी सर शंकरन नारायण और डी उपयुक्त तीनों। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सर शंकरन नायर। सॉरी, ऑप्शन सी सर शंकरन नायर। नेक्स्ट निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।